और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है अब ईरान के लिए करो या मरो वाली स्थिति। घायल शेर का शिकार करेंगे क्या ट्रंप? सबसे पहले आपको दिखाऊं, अमेरिका ने एक बड़ा हमला कर दिया है। यह ईरानी जहाज है। ईरान के जहाज पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। में ईरान का जहाज था जिस पर अमेरिका ने मिसाइल अटैक किया और उसके बाद आग के गोले में तब्दील हो गया पूरा ईरानी जहाज। दूसरी तरफ ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। यह है सुप्रीम लीडर, यह खमनेई के बेटे मुश्तबा खमनेई सुप्रीम लीडर है, यानी खमनेई की जगह लेंगे। अमेरिका के हमले में मुश्तबा बच गए थे। अब देखिए मुश्तबा के नाम का ऐलान किया गया, कैसे ऐलान हुआ और उसके बाद ईरान में जश्न मनना शुरू हो गया है। ट्रंप के टारगेट पर अब ईरान का नया नेता है। सैयद मुश्तबा खामेनेई हफज़हुल्लाह। सैयद मुश्तबा खामेनेई नए नेता के ऐलान के साथ ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी ईरान, इजराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर। और देखिए ये मिसाइल जाकर गिरी है तेल अवीव में। तेल अवीव में आग के शोले नजर आ रहे थे, गाड़ियां जिनके ऊपर मिसाइल अटैक हुआ और चारों तरफ आ गई आग का मंजर। ईरान में नया नेता चुने जाने के बाद हमले बढ़ गए हैं। ईरान ने इजराइल पर ही अटैक किया है, इजराइल की राजधानी में। दूसरी तरफ ईरान ने एक एआई वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया जा रहा है मुश्तबा के चयन के बाद नेतन्याहू और ट्रंप परेशान हैं। Khamenei again. علم از دست علم دار نیفتد هرگز یا علی یا علی پرچم مالک و عمار نیفتد هرگز یا علی Khamenei's successor was chosen. एआई वीडियो में बता रहे हैं कि नेतन्याहू को कान में खबर दी गई कि ईरान ने नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। उसके बाद ट्रंप को पसीने आने लगे। यह ईरान ने जारी किया है और नए लीडर की एंट्री हुई है। और उसके बाद देखिए जरा ईरान में किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है। नए नेता के चुनाव के बाद लोग सड़कों पर उतरे, लोगों से कहा गया जगह जगह बाहर निकलिए। और सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद देखिए इजराइल ने एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल की नजर इन्हीं तस्वीरों पर है कि ईरान में हजारों लोग सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ तस्वीर जो सामने आई है कि ईरान में जो कुछ हुआ उसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे
שום מקום בטוח. בלבנון, בביירות, כוח קודס, פגענו בהם. ואני אומר לכם שאין שום מקום בטוח. בלבנון, בביירות, כוח קודס, פגענו בהם. ואני אומר לכם שאין שום מקום בטוח. בלבנון, בביירות, כוח קודס, פגענו בהם. ואני אומר לכם שאין שום מקום בטוח. בלבנון, בביירות. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian. ट्रंप ने सीधा ऐलान कर दिया है, खमनेई का उत्तराधिकारी मैं ही चुनूंगा, नहीं तो जो भी चुना जाएगा उसे खत्म कर दूंगा। धमकियों के बीच ईरान ने अपना सर्वोच्च नेता खुद से चुनकर ट्रंप को जवाब दे दिया है, या फिर एक और सुप्रीम लीडर को दांव पर लगा दिया है। मुश्तबा अपने पिता का कांटों वाला ताज पहनकर बैठ तो गए हैं, लेकिन क्या वो बाप, बीवी और बेटी के खून का बदला लेंगे? ईरानियों का शिकार करने वालों का शिकार कर पाएंगे, या फिर ट्रंप और नेतन्याहू का शिकार हो जाएंगे? मुश्तबा खमनेई अपने दुश्मनों को मारेंगे या खुद मौत के मुंह में जाएंगे? अब देखिए ट्रंप के टारगेट पर कौन है। नया लीडर चुना गया है, नए लीडर पर पुतिन क्या कह रहे हैं, जिनपिंग क्या कह रहे हैं। अली खमनेई की मौत के 10 दिन बाद मुश्तबा को उनके पिता की गद्दी सौंप दी गई है। ईरान के विशेषज्ञों की समिति ने उनकी ताजपोशी की है। बीती रात नए सुप्रीम लीडर की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद ईरान में लाखों लोग जश्न मना रहे हैं। लोगों को कहा है कि वो देश भर में इकट्ठा होकर सभाएं करें और नए सुप्रीम लीडर के लिए वफादारी की शपथ लें। दूसरी तरफ मुश्तबा को कमान मिलते ही ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने कहा है कि वो अब बदला लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम ईरान को धमकी दी है, कहा ईरान का नया लीडर मेरी मंजूरी के बिना नहीं टिकेगा। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में सीधे धमकाया है, कह दिया है कि ज्यादा समय तक वो टिक नहीं पाएंगे। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि मुझे मुश्तबा पसंद नहीं और जिसे मैं चाहूंगा वो ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा। इजराइल ने भी कहा है नए सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, खमनेई के उत्तराधिकारी और चुनने वालों को निशाना बनाएंगे। लेकिन पुतिन कह रहे हैं मुश्तबा पर अमेरिका इजराइल बनाम रूस चीन हो रहा है, क्योंकि पुतिन जिनपिंग ने नए सुप्रीम लीडर का समर्थन किया है। नए सुप्रीम लीडर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बधाई दी। क्रेमलिन के बयान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मुश्तबा अपने पिता का काम सम्मान के साथ जारी रखेंगे, मुश्किलों का सामना करते हुए ईरानी लोगों को एकजुट करेंगे। पुतिन ने कहा रूस ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ चीन ने भी मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने का समर्थन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा ईरानी संविधान के मुताबिक फैसला है, यह उनका आंतरिक मामला है, उनकी संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। कोई भी देश ईरानी सियासी व्यवस्था बदलने की कोशिश न करे। चीन ने मुश्तबा को निशाना बनाने के प्लान का भी विरोध किया है। सुनिए जरा ईरानी धर्मगुरु क्या कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। खुदा ने अयातुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनेई को भी उसी तरह से सुरक्षित रखा जैसे उनके पिता को, उस निर्णायक दिन के लिए जब व्यवस्था को उनकी जरूरत होगी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है और इसके लिए ईरानी शासन से आने वाले तत्काल खतरों को खत्म करना जरूरी है। तो नया सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद ईरान ने हमले और बढ़ा दिए। ये हमले ईरान कर रहा है इजराइल पर और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। देखिए उसके बाद सुबह होते ही फिर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अब आपको बताऊं, यह है नए लीडर मुश्तबा खमनेई। ऐसे वक्त में सुप्रीम लीडर बने हैं जब ईरान के आसमान में 24 घंटे मौत मंडरा रही है। इजराइल अमेरिका ने उनके पिता को मार डाला। 28 फरवरी को हमले में मुश्तबा की पत्नी और बेटी भी मार दिए गए। दावा है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा भी अभी घायल हैं। घायल अवस्था में ही सुप्रीम लीडर की कमान संभाल ली है। 56 साल के मुश्तबा अली खमनेई के दूसरे बेटे हैं ये। मुश्तबा अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर माने जाते हैं। सामान्य जीवन जीते हैं और सरकार में कोई पद उन्होंने नहीं लिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अकूत संपत्ति के मालिक हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति के साथ वो ईरान के सबसे अमीर शख्स भी हैं।
दावा है लंदन से दुबई और यूरोप तक उनकी संपत्तियां हैं। मुश्तबा की संपत्ति को लेकर ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी और उसके मुताबिक खमनेई परिवार की संपत्ति करीबियों के नाम पर है, जो खमनेई परिवार की तरफ से हर तरह की डील करते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है 57 साल के बिजनेसमैन अली अंसारी का। उनके धंधों के पीछे फर्जी कंपनियों का बड़ा नेटवर्क लगा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खमनेई के स्विस बैंक में भी खाते हैं। लंदन में 1200 करोड़ से ज्यादा की 12 हवेलियां हैं। दुबई में खमनेई परिवार की अरबों रुपए की लग्जरी विला है। जर्मनी और स्पेन में 5 स्टार होटल, पेरिस में इमारत है। कनाडा के टोरंटो में 70 करोड़ रुपए का पेंट हाउस है। यूरोप में कुल संपत्ति करीब 4000 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो अब मुश्तबा खमनेई सुप्रीम लीडर है। ईरान से जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 9 मार्च 2026 में जो अगर अपडेट है तो सबका सब इसी ताल्लुक से है कि नए वली फ़क़ीह का ऐलान हो चुका है और ईरान की पब्लिक में खुशी, ईरान की पब्लिक में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, ईरान की पब्लिक में मजबूती, इरादे की मजबूती, उसमें पहले से भी ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। पहले भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस जंग में बड़ी कामयाबी ईरान को होगी, उम्मत को होगी। लेकिन अब इस ऐलान के बाद जो कल रात हुआ, शब क़द्र, पहली शब क़द्र के दौरान हुआ, जब मुल्क का एक बड़ा हिस्सा वैसे भी इबादत में, दुआ में, अज़ादारी में मसरूफ़ था, उसके दरमियान ये ऐलान हुआ, उसने एक अजीब और पहले के मुकाबले में बेसाबिक़ा किस्म की, अनप्रेसिडेंटेड किस्म की पॉजिटिव एनर्जी और उम्मीद और कॉन्फिडेंस और ईमान यहाँ पर क्रिएट किया है। नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया, लेकिन जंग में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कल मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ईरान में जो तेल के ठिकाने थे उस पर अटैक हुआ और उसके बाद तेहरान में चारों तरफ आग नजर आ रही थी, धुएं का गुबार था और पूरी तरह से आसमान काले हो गए थे। अब जो तेहरान से डरा देने वाली तस्वीर आई है वो ये कि बादल काले हो गए और काली बारिश हुई है, केमिकल की बारिश हुई है, रेन हुई है। चारों तरफ आपको काले बादल नजर आ रहे हैं और बारिश हो रही है इसी तरह की। बताया जा रहा है ये केमिकल की बारिश हुई है तेहरान पर। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान पर भी अटैक किए। लेबनान में बेरूत में कई जगह हमले किए गए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। दावा है कि लेबनान में इजराइल ने फास्फोरस बम दागा है, केमिकल अटैक किया है। फास्फोरस बम बेहद खतरनाक माना जाता है, उससे हमला कर दिया इजराइल। अब देखिए हालात क्या हैं, चाहे वो ईरान में हो या लेबनान में। ईरान में देखिए एसिड रेन हो रही है। ईरान में इजरायली हमलों के बाद काली बारिश हो रही है क्योंकि पानी काला दिख रहा है और उसमें तेल मिला हुआ था। ये हालात ईरान के तेल ठिकानों पर हमले के बाद बने। आसमान काले धुएं से भर गया है, जमीन भी काली हो गई है, राजधानी की आबोहवा में भी तेल की महक फैली है। ईरान के विश्लेषक फोदलजादी ने आरोप लगाया है कि तेल डिपो पर हमले का रासायनिक युद्ध जैसा प्रभाव हो सकता है। जहरीला धुआं और काली बारिश का पर्यावरण पर असर होगा। इससे इंसान ही नहीं, पशु पक्षी, पानी, मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। उसके अलावा देखिए लेबनान में फास्फोरस बम दाग दिया गया है। आरोप है कि इजराइल ने लेबनान में सफेद फास्फोरस दागा है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि 3 मार्च को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के योमोर इलाके में सफेद फास्फोरस के गोले गिराए, जिससे 2 घरों में आग लग गई।
दरअसल सफेद फास्फोरस एक बहुत खतरनाक रसायन होता है, इतना खतरनाक कि हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। शरीर पर गिरे तो बहुत गहरे और दर्दनाक जलने के घाव हो सकते हैं। यह जलन इतनी गंभीर होती है कि हड्डियों तक पर असर पहुंचता है। इतना ही नहीं, सफेद फास्फोरस से इंसान की जान भी जा सकती है। इसके धुएं को सांस के साथ अंदर लेने से फेफड़ों को नुकसान होता है। इसके गिरते ही घरों और आसपास के इलाकों में आग लग सकती है और इसी वजह से रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक है। यहां तक कि इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ भी माना जाता है। सुनिए जरा रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार इस पर क्या कह रहे हैं। फॉस्फोरस इज ए हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। अब जो ये व्हाइट फॉस्फोरस बम है, ये जिस जगह छोड़ा जाता है वहां पे ये आदमी के शरीर में जलन पैदा करता है और वो जलन उसकी हड्डियों तक पहुंच जाती है। उसकी जो स्किन है और जो उसका फ्लैश है वो भी मेल्ट होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो बर्निंग है, इसकी जो आग है, वो तब तक जलती रहती है जब तक उसे बुझाया ना जाए या जब तक वो पूरी तरह से कंज्यूम ना हो जाए। व्हाइट फास्फोरस के जो पेशेंट हैं उनका ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है और ज्यादातर उनकी कैजुअल्टीज हो जाती हैं। और यही कारण है कि फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। टेक्निकली व्हाइट फास्फोरस जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है उसमें इसका नाम नहीं दर्ज है कि इसको प्रोहिबिट है, बैंड है जंग में इस्तेमाल। परंतु यह है कि जहां भी अगर जंग में इस्तेमाल हो, इसको बहुत केयरफुली इस्तेमाल होना होता है। यह एक कन्वेंशन है और इसका इस्तेमाल वैसे और उन इलाकों में होना चाहिए जहां सिविलियंस ना हो या सिविलियंस तक इसका इंपैक्ट ना पहुंचे। तो जंग में हालात ये हैं कि ये सब देख समझकर कोई नहीं मार रहा है ईरान में, वरना 160 से ज्यादा बच्चियों की जान नहीं जाती। तेहरान में जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ, ठिकानों पर उसका हाल देखिए जरा। आग बुझने के बाद आसपास के इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरान की तेल रिफाइनरी ध्वस्त हो गई पूरी तरह से। दूसरी तरफ इजराइल ने एयरपोर्ट पर अटैक किया ईरान के, और यह वो जगह है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक एयरपोर्ट है, वहां हमला किया गया है। यहीं से तेल के सारे जहाज गुजरते हैं। अब देखिए हालात क्या है। तेल के ठिकानों पर अटैक हो रहे हैं, तेल के दाम आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बांग्लादेश की ढाका की तस्वीर आप देख रहे हैं। ढाका में पेट्रोल पंप पे देखिए जरा लाइन लगी है, बाइकर्स की लाइन आप देख रहे हैं। बाइक स्कूटी लाइन से खड़े तेल भरवाने के लिए। अब देखिए कच्चा तेल कहां जाकर रुकेगा। जंग से कच्चा तेल 2022 के बाद सबसे महंगा हो गया है। 10 दिन के युद्ध में कच्चा तेल करीब 50% महंगा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। सिर्फ आज के कारोबार में कच्चा तेल 25% बढ़ गया है। हालांकि बाद में यह थोड़ा नीचे आकर $105 के पास पहुंचा है, लेकिन यह भी 3.5 साल के अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले 2022 में यूक्रेन जंग से कच्चा तेल $100 के पार पहुंच गया था। जानकारों का मानना है कि कीमतें $150 के पार जा सकती हैं। तेल की कीमत बढ़ने की 2 बड़ी वजह सामने आई है। पहली वजह ये जो आप पीछे देख रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट में पाबंदी और तेल जहाजों पर हमले हो रहे हैं। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। भारत का 50-60% यहां से आता है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत का तेल इसी रूट से आता जाता है। दूसरी वजह, मिडिल ईस्ट में तेल रिफाइनरियों पर जो हमले हो रहे हैं। ईरान ने कतर, सऊदी अरब और कुवैत में कई हवाई हमले किए। हमलों के कारण इन देशों को तेल उत्पादन में कटौती करनी पड़ी। ये तीनों देश मिलकर दुनिया का करीब 40% तेल निर्यात करते हैं। भारत भी रूस, अमेरिका के साथ इन देशों से कच्चा तेल खरीदता है। अब इसका असर सप्लाई पर असर पड़ा तो पेट्रोल, डीजल 5 से 6 रुपए महंगा हो सकता है। हालांकि भारत सरकार ने कहा पर्याप्त स्टॉक है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश में तेल संकट गहराने लगा है। पाक में तो पेट्रोल, डीजल 55 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है।
अमेरिका, ब्रिटेन समेत G7 देशों ने तेल को लेकर बैठक बुला ली है। मकसद है आपात स्थिति के तेल भंडार खोलकर सप्लाई की जाए ताकि दुनिया भर में तेल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी ना हो। अब देखिए, सवाल यह है कि तेल खाड़ी देशों से आता है, खाड़ी देशों में खुद ईरान अटैक कर रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन खाड़ी देश खामोश हैं, जंग रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। बताओ, लेकिन एक तस्वीर देखिए, अब यूएई ने भी ईरान के हथियार गिरा दिए। ये शाहिद ड्रोन आप देख रहे हैं, शाहिद ड्रोन को यूएई ने मार गिराया। दरअसल खाड़ी देश ईरान के हमलों से परेशान है। इन्हीं देशों से दुनिया में तेल जाता है और उसके बाद अब वो ईरान के हमलों को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन जंग पर खामोश हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, अमेरिका ने मिसाइल दागी है और अमेरिका की मिसाइल ये नष्ट नहीं हुई है, यानी दगी नहीं है, मिसाइल आकर ऐसे ही गिर गई है। अब बड़ी बात यह है कि खाड़ी देश खामोश क्यों है? वो ना ईरान की तरफ नजर आते हैं ना अमेरिका की तरफ। सच्चाई में आपको उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है, संयुक्त अरब अमीरात 2024 में यूएई का 2.8 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, लगभग 3 लाख करोड़ का कारोबार अमेरिका के साथ। 10 साल में सोचिए 1162 लाख करोड़ के निवेश की डील हुई है अमेरिका के साथ। सऊदी अरब देखिए, 2024 में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है सऊदी के साथ, और पिछले साल 54 लाख करोड़ का समझौता हुआ है अमेरिका सऊदी अरब। मिस्र 2024 में 71,000 करोड़ का कारोबार हुआ है मिस्र के साथ, और हर साल 1,17,000 करोड़ की सैन्य निधि देता है। कतर 2024 में 58,000 करोड़ का कारोबार हुआ, लेकिन पिछले साल 22 लाख करोड़ की डील हुई है कतर और अमेरिका में। 18 लाख करोड़ के 160 बोइंग खरीद का समझौता हुआ। कतर ने तो ट्रंप को विमान भी गिफ्ट किया था। कुवैत 2024 में 33,000 करोड़ रुपए का कारोबार कुवैत के साथ, और ओमान के साथ 2024 में 9,000 करोड़ का कारोबार, और न जाने कौन कौन सी डील। यह है एक वजह कि ये जितने खाड़ी देश हैं ये सब खामोश हैं, क्योंकि इनके अमेरिका के साथ रिश्ते ऐसे हैं। ईरान द्वारा हमारे प्रिय देश, हमारे भाईचारे वाले अरब देशों और मित्र देशों के विरुद्ध किए गए अभूतपूर्व और अनुचित हमलों पर हमें गहरा खेद है। बहरीन हमेशा से शांति प्रिय राष्ट्र रहा है और रहेगा, जिसने कभी किसी के विरुद्ध शत्रुता की शुरुआत नहीं की और हमेशा सहयोग और अच्छे पड़ोसी संबंधों का पालन किया। हम अपने सशस्त्र बलों, उनके वीर कर्मियों और संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदर्शित तत्परता, सतर्कता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की अत्यधिक सराहना करते हैं और उनके दृढ़ जवाब की भी सराहना करते हैं। एक ये वजह है कि खाड़ी देश चुप हैं, और दूसरी वजह बहुत से जानकार कहते हैं कि नेतन्याहू खुद हैं। बताओ, पहले तस्वीर देखिए, तेल अवीव पर हमले जारी हैं, यानी ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। वो तस्वीर है। और ये वो जगह बताई जाती है जहां लोग घूमने आते हैं, पिकनिक करने आते हैं, वहां पर ईरान ने ये अटैक किया है। और खास जगह इजराइल की जेरूसलम, ये जेरूसलम पर ईरान का मिसाइल अटैक है, मिसाइल आकर गिरी है। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ इजराइल में लोग डरे सहमे शेल्टर में मौजूद हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर बने हुए हैं, लोग वहां छिपते हैं जब इस तरह के हमले होते हैं। ईरान ने देखिए इस तरह के शेल्टर पर हमला किया है। ये शेल्टर होम पूरी तरह से तबाह हो गया है ईरानी अटैक में। कहा जा रहा है ये जो जंग की आग है, बहुत से विरोधी ये कहते हैं जंग की आग नेतन्याहू
भड़का रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत से चार्जेस हैं। एक और तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ईरान का पुलिस स्टेशन है, इजराइल की मिसाइल में हमले में इसे उड़ा दिया है। अब इस जंग के बीच ट्रंप कह रहे हैं नेतन्याहू पर जो मुकदमे चल रहे हैं देश में वो हटा दिए जाएं। अगर ट्रंप जंग के बीच ये बात कह रहे हैं मुकदमे हटा दिए जाएं तो क्या जंग से इसका ताल्लुक है? देखिए कैसे, क्या जंग के बाद जेल जा सकते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री? और साथ ही साथ नेतन्याहू को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, या फिर उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे हटा दिए जाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा इजराइल के राष्ट्रपति को माफी दे देनी चाहिए ताकि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ चल रही जंग पर ध्यान दे सकें। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कही है। ट्रंप ने कहा वो करीब हर दिन नेतन्याहू से युद्ध पर चर्चा करते हैं और वो चाहते हैं कि नेतन्याहू सिर्फ जंग के बारे में ही सोचें। नेतन्याहू पर अदालत में चल रहे केस का कोई दबाव ना हो। नेतन्याहू पर 2020 से भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ अरबपतियों से महंगे तोहफे लिए। इन तोहफों में सिगार, शैंपेन, ज्वेलरी और दूसरी चीजें शामिल हैं। आरोप है कि बदले में उन्होंने उन लोगों को राजनीतिक फायदा पहुंचाया है। ट्रंप ने नेतन्याहू पर इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। इस बीच जंग खत्म करने पर ट्रंप ने कहा वो सही समय पर फैसला लेंगे। एक इंटरव्यू में कहा है कि वो और नेतन्याहू मिलकर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी नेतन्याहू से लगातार बातचीत हो रही है, साथ ही आगे का फैसला क्या करना है ये भी वो दोनों मिलकर लेंगे। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। ये एक आतंकवादी शासन है जो मिसाइलों और वन वे अटैक ड्रोन जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर राज्य स्तर पर आतंक फैलाता है। इस मिशन का उद्देश्य उनकी इस क्षमता को खत्म करना है और हम उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस जंग के लिए हमारे पास एक साफ प्लान था और पिछले 10 दिनों से हम उसी प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। सभी सेक्टर को निर्देश दिए गए थे और जंग प्रोग्राम के हिसाब से आगे बढ़ रही है। अब देखिए जरा, अमेरिका ने मिसाइल अटैक किया और इस हमले में बहुत से हमले फेल भी हो रहे हैं। यह अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल है। बताया गया कि वहीं गिर गई जहां से दागी गई थी। इस जंग के बीच क्या हो रहा है? पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, भारत को भी नुकसान हो रहा है कारोबार के लिहाज से, और उत्तर प्रदेश को भी नुकसान हो रहा है। कि बहुत सामान भारत से दूसरे देशों में जाता है और पानी के जहाज के जरिए जाता है, वो सब रास्ते में रुका हुआ है। आपको बताऊं, यूपी को अकेले कई 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है और कारोबार को। जंग से यूपी को कितना नुकसान है? ईरान जंग का असर 2800 किलोमीटर दूर यूपी को भी हो रहा है। दावा है इससे यूपी को 1000 करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि यूपी के कृषि उत्पादों का निर्यात फिलहाल ठप है। दरअसल उत्तर प्रदेश से खाड़ी के देशों में माल जाता है। इनमें ताजे फल होते हैं, सब्जियां हैं, बासमती चावल है। इसके अलावा मीट, चीनी और अनाज भी शामिल है। साथ ही लखनऊ की एक निर्यातक कंपनी के प्रोपराइटर ने बताया है, मोहित टेकरीवाल ने कहा है कि कई निर्यातक बर्बादी की कगार पर आ रहे हैं, क्योंकि यूपी से निकला हजारों क्विंटल सामान रास्ते में फंसा हुआ है। काफी सामान गुजरात, महाराष्ट्र के बंदरगाहों पर पड़ा हुआ है, तो काफी माल जहाजों में लोड है, अपने निकलने के इंतजार में। दावा है माल के 200 कंटेनर बंदरगाह जहाजों में पड़े हुए हैं। समस्या है कि कई दिन से पड़ी सब्जियां और फल खराब हो रहे हैं। यह माल यूएई, कतर, कुवैत, ईरान, इराक, बहरीन और जॉर्डन जाता है। ऑर्डर पूरे नहीं होने से करीब 1000 करोड़ का नुकसान संभव है। इसके अलावा इन देशों में भारी मात्रा में चावल भी निर्यात होता है। साथ ही चावल निर्यातक कंपनी के मुताबिक 3000 करोड़ के चावल फंसे। यूपी से ईरान को होने वाले निर्यात में 42% मीट की सप्लाई होती है। यूएई को 11000 करोड़ के निर्यात में मीट और बाकी चीजें, लेकिन युद्ध से माल की सप्लाई ठप है, जिससे नुकसान हो रहा है।
सुनिए जरा अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स, अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं इस नुकसान पर। ईरान का कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो आप ये मान के चलिए कि अगर चीन जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, रूस जो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके टैंकर्स और उनके आयात निर्यात के जो पदार्थ हैं उनको पहले जाने को मिलेगा कि हमें जाने को मिलेगा। देखिए आज की तारीख में नुकसान का तो साफ हो गया है कि जो तेल लगभग $60 प्रति बैरल था वो $100 क्रॉस कर चुका है, और ये केवल 10 रोज के अंदर ये हो गया है। अब देखिए ना सिर्फ एक दो चीजों पर असर हो रहा है बल्कि हर चीज पर इसका असर हो रहा है। बाजार की बात कीजिए, शेयर बाजार पूरी दुनिया का क्या है मैं आपको बताऊं। पूरी दुनिया का मार्केट देखिए जरा, ये है सबसे पहले अमेरिका का मार्केट S&P, पिछले हफ्ते 2% की गिरावट है एक हफ्ते में। ये डाउ जोन्स अमेरिका का पिछले हफ्ते 3% गिर गया है। नैस्डैक पिछले हफ्ते 1.2% की गिरावट है। भारत की बात कीजिए, सेंसेक्स 2.1% की गिरावट है और सेंसेक्स में 4 दिनों में 21,000 करोड़ की बिकवाली हुई है। साथ ही मार्केट कैप में 15 लाख करोड़ की कमी आई है। जापान का देखिए बाजार सोमवार को 6.22% गिर गया जापान का बाजार। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में सोमवार को 6.68% की गिरावट दर्ज की गई है। हांगकांग के हैंगसेंग में सोमवार को 2% की गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तान के PSX सोमवार को 10% से ज्यादा गिर गया है। पूरे देश के मार्केट का हाल बेहाल है। सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट्स को। बाजार में इस हड़कंप की वजह क्या है? दरअसल तनाव लगातार बढ़ रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इस जंग में एक्शन भी है और कोल्ड वॉर भी है जिसमें कई देश शामिल हैं। कच्चे तेल की कीमत $100 से ज्यादा हो गई है। अब सिर्फ जून में ही इसका असली असर समझ आएगा। और इस बीच देखिए आज देश की संसद चल रही थी, उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा था एक ये तस्वीर में आपको आज कैसे मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे ईरान एम्बेसी और वहां शोक संदेश भी लिखा है, शोक सभा में शामिल हुए। महबूबा मुफ्ती भी पहुंची, चंद्रशेखर रावण पहुंचे। दूसरी तरफ श्रीनगर से तस्वीर आई है। श्रीनगर में देखिए प्रोटेस्ट हो रहा था, व्यापारी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अमेरिका और इजराइल के झंडे जला रहे थे, कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी तरफ देखिए संसद शुरू हुई, लोकसभा में हंगामा हुआ, सांसद इस पर चर्चा हो। स्टेटमेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी, आप कृपया मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आना है, कम से कम आप जो मांग कर रहे हैं शायद उसका उत्तर मिल जाएगा। नाउ फॉरेन मिनिस्टर ही वांट टू गिव एन स्टेटमेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी। दूसरी तरफ लोकसभा के बाद राज्यसभा में हंगामा भी हुआ और विदेश मंत्री ने संबोधित भी किया। There have been numerous casualties, including at the leadership level in Iran. But let him complete his statement. Let him complete his statement. You are not allowing him to make the statement. That is not correct. Casualties, including at the leadership level in Iran. और उसके बाद देखिए सदन के बाहर सांसदों ने प्रदर्शन किया, सीढ़ियों पर भी प्रोटेस्ट किया सांसदों ने, ये युद्ध के खिलाफ। अब देखिए विदेश मंत्री ने संसद में क्या बयान दिया, विपक्ष चाह रहा था इस पर चर्चा हो। मौजूदा संघर्ष भारत के लिए चिंता की बात है, विदेश मंत्री ने कहा। पड़ोसी के नाते पश्चिम एशिया में स्थिरता हमारी भी जिम्मेदारी है। खाड़ी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। 28 फरवरी को हमने वक्तव्य जारी कर गहरी चिंता व्यक्त की थी और संयम बरतने, स्थिति को और न बढ़ाने का आग्रह किया था। तनाव कम करने के लिए संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए।
क्षेत्र के सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यह संघर्ष लगातार बढ़ता गया और सुरक्षा के हालात खराब हुए हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग भारत के लिए चिंता का विषय है। हमारा हित है कि पश्चिम एशिया स्थिर और शांतिपूर्ण हो। यह क्षेत्र हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारतीय उपभोक्ताओं के हित हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता में रहे और रहेंगे। ईरान में रह रहे भारतीय समुदाय को सावधान किया गया था। 8 मार्च तक करीब 67,000 भारतीयों को मध्य पूर्व से निकाला गया है। अमेरिका से राजनयिक चैनलों के माध्यम से भी संपर्क बनाए रखा है। 28 फरवरी और 5 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। सुनिए जरा विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं और दूसरे सियासतदान। हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर इस जंग के असर को ध्यान में रखते हुए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ऊर्जा बाजारों की उपलब्धता, लागत और जोखिमों को ध्यान में रखा जाए। हमारे लिए भारतीय उपभोक्ता का हित हमेशा और हमेशा पहली प्राथमिकता रहा है। लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन सच इररेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी इन माय लाइफ टाइम। बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को, तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? तो ये जनता की इशू है, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी। उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अब वही तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है। हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप, तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए। और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज हम लोग बहस के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के तमाम फालतू तर्कों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और वो भागे हुए हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2 दिन का समय तय है सिर्फ स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस पर। अभी इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग कैसा करेंगे? रशिया से ऑयल खरीदें नहीं खरीदेंगे, रशिया से ना खरीदे, वेनेजुएला से खरीदे। अरे कैसा है? कौन डिक्टेट कर रहा है? कैसे डिक्टेट कर रहा है? हमारी सॉवरेनिटी बची है या हम लोग सरेंडर कर देंगे किसी और कंट्री के? लग रहा है कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म के प्रेशर में आकर हम लोग जो है अपने आप को उनके अंडर कॉलोनाइज कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर खुल के चर्चा हो। कि राहुल गांधी से बड़ा हुरमुट और उछल धक्का, हमारे यहाँ बिहार में एक शब्द है उछल धक्का, विपक्ष का प्रोपगंडा लीडर नहीं देखा, लीडर ऑफ प्रोपगंडा नहीं देखा। तो चलिए, सियासी लड़ाई के बाद अब एक अच्छी खबर, जीत के जश्न की बात। भारत में जश्न और पाकिस्तान में मातम। देश में कैसे दिवाली मन रही थी, होली के बाद दिवाली, रात में सड़कों पर पटाखे और नाच गाना। उसके बाद देखिए, जीत के बाद टीम इंडिया पहुंची हनुमान मंदिर। मंदिर में जाकर टीम इंडिया ने दर्शन किए हैं।
उतारवा रही है, मेहरबानी करो यार। गौतम गंभीर, जय शाह, सूर्य कुमार सभी मंदिर में पहुंचे और उसके बाद देखिए जरा जब होटल पहुंची ये टीम, ये होटल की तस्वीर है, वहां उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, भव्य स्वागत चैंपियंस का। अब देखिए जरा चैंपियंस पर इस जीत के बाद कैसे पैसों की बारिश हो रही है। न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम पर पैसे बरस रहे हैं। भारतीय टीम को चैंपियन बनने के बाद आईसीसी की भारी भरकम इनाम राशि मिली। विश्व चैंपियन बनने पर भारतीय टीम को $3 मिलियन मिले। भारतीय रुपए में यह रकम 27 करोड़ 48 लाख रुपए होती है। 2024 के मुकाबले इनामी राशि 20% बढ़ा दी गई है। पिछली बार के मुकाबले भारत को 5 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। 2024 में चैंपियन बनने पर 22 करोड़ 30 लाख रुपए मिले थे। हारने वाली न्यूजीलैंड टीम को करीब 14 करोड़ 65 लाख रुपए मिले। सेमीफाइनल में हारने वाली साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड को भी करोड़ों का इनाम मिला है। दोनों टीमों को 7 करोड़ 24 लाख रुपए की इनामी राशि मिली है। सुपर 8 तक पहुंचने वाली टीम को भी 3 करोड़ 48 लाख रुपए मिले, जबकि ग्रुप स्टेज में शामिल टीमों को 2 करोड़ 29 लाख रुपए दिए गए। जीत के बाद टीम इंडिया पर छप्पर फाड़ पैसा बरसने वाला है। बीसीसीआई भी अलग से इनाम की घोषणा कर सकती है। साथ ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बोर्ड है। भारतीय क्रिकेटर्स को पहले ही सबसे ज्यादा मैच फीस मिलती है। टेस्ट मैच में खेलने के लिए हर मैच में 15 लाख, वहीं वनडे मैच खेलने के लिए भी पैसा मिलता है। हर T20 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए मिलते हैं। सुनिए जरा क्रिकेट प्रशंसक क्या कह रहे हैं। आज ऐसी जीत पहली बार इतनी प्रचंड जीत की है हमने, मजा आ गया। दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है हमारे पास। बुमराह, अक्षर पटेल ने सही मोमेंट में हमको विकेट दिलाया है। बुमराह वाज फैंटास्टिक। बुमराह एक ऐसा बॉलर है हमारे पास, हमारे लिए वो हुकुम का इक्का। बहुत खुश हूँ। इंडिया बहुत अच्छी खुशी है सर, बहुत अच्छी खुशी है। अभिषेक शर्मा हमारे अमर सर का बहुत अच्छी खुशी है। हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम करा है, हमारे बैट्समैन ने बहुत अच्छा काम करा है। ईशान किशन जो अभी तक नहीं चल पा रहा, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और बुमराह जैसे कि हम लोग है G फॉर जीनियस, B फॉर बुमराह, उसने जितवाया मेमोर को, उसने जितवाया। ऑसम एंड बैटिंग तो सुपर भी था, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना चौका इतना छक्का इंडिया बैक टू बैक देते जाएगा, एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन आज तो जीत गए हम लोग। बहुत खुश है भारत के लिए। भारत माता की जय। इंडिया जीती, हमें बहुत खुशी हुई और संजू सैमसंग ने बहुत बढ़िया खेला, जिसकी वजह से आज इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाई है। पूरा टीम ही अच्छा है इंडिया का। इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया वाले कभी किसी से कमजोर नहीं है। चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में। मोहम्मद आमिर भारत के T20 चैंपियन बनते ही पाकिस्तान में मातम है। भारत के लगातार ट्रॉफी जीतने से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का मजाक बन गया है। मोहम्मद आमिर की कई भविष्यवाणियां गलत साबित हो गई हैं। आमिर ने भविष्यवाणी की थी कि टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचेगी। फाइनल से पहले उन्हें लगा था कि न्यूजीलैंड खिताब जीत सकता है, लेकिन भारत की जीत से उनकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। आमिर ने माना है कि हर मैच में भारतीय टीम ने उनकी भविष्यवाणी गलत साबित की है। आमिर ने भारतीय टीम के बल्लेबाजी को लेकर भी सवाल उठाए थे। उनके अनुसार भारत की टीम में सिर्फ 1-2 बल्लेबाजी अच्छा खेल रहे हैं। भारत की शानदार जीत के बाद आमिर ने अलग अंदाज में बधाई दी। वीडियो में वो ज्यादा उत्साहित दिखाई नहीं दे रहे थे जो उन्होंने जारी किया। मोहम्मद आमिर बोले, जीत गए बस ठीक है, कप अपने घर लेकर जाएंगे, मेरे घर थोड़ा ही लेकर जाएंगे, वेल डन। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने अंदाज में जवाब दिया। सिद्धू ने आमिर को लताड़ते हुए ढोंगी बताया। सिद्धू ने बातों बातों में पाकिस्तान पर भी तंज कस दिया है। सिर्फ भीख मांगने से जीत नहीं मिलती या खिताब नहीं मिलता है, खिताब के लिए मैदान पर जंग लड़ी जाती है। शोएब अख्तर ने भारत की जीत को एक तरफा बताया है। अख्तर ने भारत की हालत पर
उस अमीर बच्चे जैसी बताइए जो मोहल्ले के गरीब बच्चों को बुलाता है कि आओ क्रिकेट खेलें, और लेकिन जीतना सिर्फ उसे ही होता है। शोएब ने भारत से क्रिकेट सिस्टम और चैन की तारीफ की है भारत के। अगर 2027 का विश्व कप मिले तो अभी ले लें। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने जीत पर बधाई दी है। हफीज ने कहा कि भारत की क्रिकेट प्रणाली काफी मजबूत है, इसी वजह से टीम लगातार बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करती है। पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भारत की जमकर तारीफ की है। अफरीदी ने भारत के क्रिकेट सिस्टम चैन की तारीफ की है। अफरीदी ने कहा भारत की बेंच स्ट्रेंथ बेहद मजबूत है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, बुमराह की तारीफ की है। चैंपियंस को बधाई के तांते लग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी। T20 वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया ने साबित कर दिया है कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। यह जीत हमें यह भी बताती है कि सही दिशा में कठिन परिश्रम से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। फाइनल मैच के दौरान गृह मंत्री अमित शाह खुद स्टेडियम में मौजूद थे। भारत की जीत के बाद अमित शाह ने कई पोस्ट शेयर किए। क्या शानदार जीत है। पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन और साहस ने देश को गौरव दिलाया है। पिछले 3 सालों में लगातार 6 विश्व कप में भारत की उपस्थिति विश्व क्रिकेट में भारत के दबदबे को दर्शाती है। कप्तानों, टीमों, उनके मैनेजमेंट और हर भारतीय को हार्दिक बधाई। सचिन तेंदुलकर फाइनल के दौरान सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नजर आए। तेंदुलकर ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और बुमराह की जमकर तारीफ की है। सैमसन बड़ी स्मार्ट बैटिंग कर रहे हैं। वो जानते हैं कि कहां अटैक करना है और कहां डिफेंड करना है। ईशान किशन ने भी बेहतरीन शॉट्स खेले। महेंद्र सिंह धोनी ने 21 महीने बाद इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की। अहमदाबाद में इतिहास रचा गया है। टीम इंडिया, सपोर्ट स्टाफ और सभी फैंस को बधाई। कोच गौतम गंभीर को लेकर भी धोनी ने पोस्ट किया। कोच साहब, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने अलग अंदाज में बधाई दी। अविश्वसनीय, अजय अपराजय भारत, न्यूजीलैंड का हिसाब किताब बराबर। गौतम अडानी ने संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की भी तारीफ की है। एंड बुमराह, इनको खेलते खेलते तो बल्लेबाज भी अहमदाबाद का प्लेयर वर्ल्ड का बेस्ट है। ट्रॉफी घर आ गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय क्रिकेटर्स। कौन सा प्लेयर अगर कहां पे हम डालेंगे तो उसके वजह से कितना फायदा टीम को हो सकता है। तो हमेशा हमारा गोल यही था कि टीम कैसे कुछ अच्छा अचीव कर सकती है एक साथ में। इसी की वजह से हमेशा हम कंफर्टेबल थे। तो ये एक स्पेशल थिंग है जो एक बहुत ज़रूरी होता है। एक बड़े टूर्नामेंट में आना, वर्ल्ड कप आपको जीतना होता है, तो दोनों का सेम पेज पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसी के लिए आप क्रिकेट खेलते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी आप आईसीसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें तो आप ट्रॉफी से नीचे कोई बात भी नहीं करता है। और जिस तरह की टीम है, जिस तरह की इंडियन टीम है, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि परफॉर्म करें अच्छा और ट्रॉफी जीते। तो टीम इंडिया की जीत पर पूरा देश जश्न में डूबा है। आइए अब बारी है, बात क्रिकेट की हो रही है तो फंडा भी आज एक क्रिकेटर से ही जुड़ा है। जब दुनिया आप पर शक करने लगे और आप खुद भी उम्मीद खोने लगे, तब भी मेहनत करना और कुछ नया सीखना मत छोड़िए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं होती है और सब्र करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्रिकेट के नए सुपरस्टार संजू सैमसन इसकी बड़ी मिसाल है। संजू ने करीब 10 साल तक भारतीय टीम में जगह पक्की करने के लिए बहुत संघर्ष किया। कई बार टीम से अंदर बाहर हुए पर कभी हार नहीं मानी। 19 साल की उम्र में पहला मैच खेलने वाले संजू को दूसरा मैच खेलने के लिए 5 साल तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन संजू ने कोई शिकायत नहीं की। वो बस यही सोचते कि शायद मेरा मौका नहीं आया। कई लोग समझते हैं कि खिलाड़ी सिर्फ मैदान में खेलकर सीखता है, लेकिन संजू के लिए तो रिजर्व बेंच में बैठना भी एक बड़ी पाठशाला रहा। संजू ने करीब 60 इंटरनेशनल मैच खेले, लेकिन रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर 100 मैच टीम के डगआउट से देखें और कहा वहीं बैठकर मैंने देखा कि बड़े खिलाड़ी दबाव में कैसे अपने खेल को बदलते हैं और मैच को कैसे खत्म करते हैं। इन पलों ने मुझे खेल को समझने और सब्र रखने का नजरिया दिया। T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी संजू बुरी तरह नाकाम रहे और 5 मैचों में सिर्फ 46 रन बना पाए। संजू इस नाकामी से टूट गए थे। उन्हें लगा कि मेरे सपने खत्म हो गए। मायूस होने के बाद भी संजू ने मेहनत नहीं छोड़ी। संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन से लाइफ का बड़ा फंडा दिया। जिंदगी में कामयाबी केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, सही समय का इंतजार करिए
और तब तक अपनी मेहनत और तैयारी ऐसी करिए कि मौका मिले तो उसे इतिहास में बदल सकें। जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के।